यही चाहूंगा मैं कि गांव के जो बच्चे हैं जो शहर में आ नहीं सकते, क्या उनका अपराध है, क्या उनका गुनाह है? वो गरीब है, ये उनका गुनाह है? वो शहर में आ नहीं सकते, उनका अपराध है? तो वहीं पे वो एडमिशन लेंगे, उनको वर्चुअल ट्रेनिंग के माध्यम से यहां से सिखाया जाएगा, एग्जाम वहीं पे होगी और उनको डिग्री मुंबई की मिलेगी, डिग्री पुणे की मिलेगी। क्या ये क्रांति नहीं हो सकती? और वैसे ही मैंने मतलब संडे को दिखाया टेलीमेडिसिन। मैं बैठा था पूरे प्रेस को लेके शिवसेना भवन, हमारे डॉक्टर बैठे थे स्टूडियो में, चंद्रपुर के पेशेंट, डहाणू के पेशेंट, इन लोगों ने इस सिस्टम से चेक किए और बीच में मैंने कहा, अरे डॉक्टर साहब आप पेशेंट को चेक करें, पेशेंट की दिल की धड़कन मुझे सुननी है। तो उन्होंने चंद्रपुर में स्टेथोस्कोप लगाया, दिल की धड़कन मुझे शिवसेना भवन में सुनाई दी। इसका ईसीजी चाहिए, वो ईसीजी उन्होंने वो सब जोड़ दिया। तो शिवसेना भवन मतलब स्टूडियो में यहाँ जो डॉक्टर बैठेंगे उन्होंने ईसीजी देखा, टेम्परेचर देखा, ब्लड प्रेशर देखा, और दो छोटे बच्चे ऐसे थे जिनको सर्जरी की आवश्यकता है, तो वो शिवसेना उनकी सर्जरी करने जा रही है। तो ये आज मेरे हाथ में सत्ता नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं यही कहता हूं जो मेरे पिताजी ने कहा था कि 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण। तो राजकारण कशासाठी पाहिजे? तर हे समाजकारण करण्यासाठी पाहिजे। जब आपके हाथ में सत्ता होती है तो आपके करने के अधिकार और बढ़ते हैं, कुछ आप कर सकते हैं। और जब हमारी सत्ता आएगी तो पूरे रूरल जो जिला हॉस्पिटल्स है वो मैं यहाँ के जो मुख्य हॉस्पिटल्स है उनको जोड़ दूंगा, और गांव के जो मरीज हैं उनको सेकंड ओपिनियन या और अच्छी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वो ट्रीटमेंट मैं यहाँ से दे दूंगा। फिर रही बात जनता दरबार, आपने सुना है, मंत्री जाते हैं, क्या होता है उसमें पता नहीं, लेकिन मैं तो यही करूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में वहां के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वहां के ऑफिसर्स आएंगे, मंत्रालय में सारे मिनिस्टर बैठेंगे और आमने सामने सवाल जवाब होगा, आमने सामने सवाल जवाब होगा, पूरा महाराष्ट्र देखेगा क्या हो रहा है। फिर आप शिकायत कर सकते थे कि आपने कहा था लेकिन इन्होंने काम नहीं किया मेरा, आमने सामने होगी ये बात। जो फार्मर्स है उनको यहां से भी कुछ, उनके पास क्रॉप है, उन्होंने समझो अनाज, प्याज उनके हाथ में है, टमाटर है, तो कहां मिलेगा अच्छा भाव? तो चलो कॉन्फ्रेंस करो। तो ये सारी बातें हैं, ये अगर सत्ता आएगी तो हो सकती है। 2014 में ही वोटर ये समझ जाएगा, पिछले 15 बरस से नहीं समझ पा रहा था, इस बार समझ जाएगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। इस 15 बरस में आप कुछ नहीं कर रहे थे? नहीं वो समझना चाहता था? नहीं, क्योंकि हाथ में सत्ता नहीं थी। नहीं, सत्ता भी तो आई भी नहीं है आपके पास। आप आई भी नहीं तो फिर उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ा? नतीजा जो है वो क्या है? नहीं, तो 95 में सत्ता दी गई थी, लेकिन तब ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। तब ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात है, और दूसरी बात होती है कि कल्पना कब किसके मन में आती है, उसका इलेक्शन और किससे लेना देना नहीं है। ये तो आज मेरे दिमाग में जो कल्पना चल रही है, मुंबई वाटर फ्रंट जो मैंने दिखाया, आपने कभी सोचा है मुंबई को और एक हम किनारा दे सकते हैं? ईस्ट कोस्ट गए कभी आप? वहां जा सकते हैं आप? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वहां जाइए, आपके कैमरामैन के साथ जाइए, और वहां तो क्या स्थिति आज के दिन है, पूरा जंकयार्ड है, पूरा जंकयार्ड। तो वहां एक अच्छी बात है कि काम तो अब शुरू हुआ है, कम से कम 900 एकड़, और ठीक से हम प्रयत्न करेंगे तो 1700 एकड़ जमीन मुंबई के लिए उपलब्ध हो सकती है। तो वहां मैंने जो सपना दिखाया है कि सी वर्ल्ड क्यों नहीं होना चाहिए मुंबई में, म्यूजियम क्यों नहीं और बनना चाहिए मुंबई में। जो युवा की हम बात करते हैं, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मुंबई में आप अपने परिवार के साथ कहां जाना चाहेंगे? है कोई ऐसी जगह हमने बनाई है? और इसलिए जो ईस्ट कोस्ट में बना रहा हूं, टीवी पे देखते हैं फॉरेन की बातें, लास वेगस में कैसे फाउंटेन है, अरे भाई मुंबई में क्यों नहीं बना सकते? मुंबई में बनेगी, हम बनाएंगे उसको। रेसकोर्स की जो बात मैंने की है, लगभग मान लो 100 साल के बाद रेसकोर्स लीज फ्री हुआ है, 200-225 एकड़ जमीन वहां पड़ी है फ्री, मतलब वहां कुछ ऐसी ओपन स्पेस। तो मैं रेसकोर्स के खिलाफ नहीं, रेसकोर्स आप बाहर शिफ्ट करो, लेकिन ये जमीन मुंबई की है, मुंबई के लोगों को उसका मजा लेने दो। हम वहां गार्डन बनाएंगे, वो गार्डन भी वो देखने के लिए दुनिया से लोग आएंगे। ये भी एक सोच होती है ना। आज मैं करना चाहता हूं, कैसे कर सकता हूं? क्योंकि रेसकोर्स की जो जमीन है, थोड़ी सी जमीन कारपोरेशन के हाथ में है और बाकी सारी जमीन गवर्नमेंट के हाथ में है। मैं बनाना चाहता हूं लोगों को, मैं आपको सारे लोगों को पूछता हूं, आप क्या पसंद करोगे? वहां गार्डन पसंद करोगे कि हेलीपोर्ट पसंद करोगे? आप बताओ ना, आपकी भी आवाज जाएगी। एनक्रोच तो होगा नहीं,
लेकिन वो किसकी जमीन है? एक मिनट, बीएमसी की जमीन नहीं। आपकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि बीएमसी जरा भी कुछ हुआ तो बीएमसी को गाली मिलती है। लेकिन और एक मैं चीज करने वाला हूं, बीएमसी के ऊपर जितनी सारी मर्यादा है, मुंबई को मैंने हमेशा कहा है कि एक संस्था के हाथ में दे दो। मुंबई के ऊपर, कॉर्पोरेशन के ऊपर एमएमआरडी है, पीडब्ल्यूडी है, तो वहां कहां कुछ करने जाएं तो बोलेंगे कलेक्टर लैंड है, या आप नहीं जा सकते। फिर वो हमारे बगल में बीकेसी बना है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, क्या कॉर्पोरेशन की चलती है वहां? कॉर्पोरेशन का काम तो यही है कि आप जो कुछ करना कहें करें, आपके कपड़े हम धोएंगे, आपके बर्तन हम मांजेंगे, कि क्या यही कॉर्पोरेशन का काम है? तो मैं ये सारी मर्यादा है, उसके ऊपर जो बंधन है मैं निकालूंगा और कॉर्पोरेशन को मैं अधिकार दूंगा, कॉर्पोरेशन को अधिकार दूंगा। फिर आप बोलते हैं ना, फिर उस वक्त आप बोलिए कि इंक्रोचमेंट क्या है। नहीं, हम उस पर आते हैं जिस बात का आपने जिक्र किया। हम तो ये सोच रहे थे बार बार कि मुंबई से दिल्ली नज़दीक है, बनिस्बत मुंबई से चंद्रपुर का वो और गढ़चिरौली का वो आखिरी गांव जो कि आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से लगता है, तो महाराष्ट्र इतना बड़ा है उद्धव जी, और बड़ा है, थोड़ा कर्नाटक में बाकी है, वो भी लाना है, वो लेके आइएगा। बिल्कुल। कैसे लाएंगे? उसके लिए आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन तो चल रहा है, 2-3 पीढ़ी आंदोलन कर रही है। यही तो दुख की बात है। वहां के जो लोग हैं वो उन्होंने चुनाव जीत कर दिखाया। कर्नाटक के हिस्से को आप लेके आएंगे? कर्नाटक के हिस्सा नहीं, महाराष्ट्र का हिस्सा जो कर्नाटक में है, वो कर्नाटक का, उनका मुझे कुछ 1 इंच भी जमीन नहीं चाहिए। और विदर्भ में जो आंदोलन अलग विदर्भ के लिए चल रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? विदर्भ का विकास का आंदोलन चल रहा है। विदर्भ का विकास आंदोलन अलग, विदर्भ का आंदोलन आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है। नहीं, कोई नहीं कर रहा है। जो आम लोग जो है, एक मिनट मेरी बात सुनो, आम जनता है वो विकास चाहती है, जो विकास चाहती है। और अभी विकास शुरू हुआ है। मोदी जी गए ना वहां पे, मोनो का उद्घाटन करके आए ना, वो भूमि पूजन करके आए ना। तो विकास दे दो। लोग कहते हैं हमें रोजी रोटी दे दो, वो और कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र जिसे मैं कहता हूं, उसकी ये अलग है। वो वहां के जो कर्नाटक के लोग हैं वो महाराष्ट्रियन है, मराठी है, और उस वक्त जो बंटवारा हो गया, भाषा के अनुसार प्रांत की रचना हो गई, उसमें किसी ने गलती की, किसने एक लकीर खींची, इनकी तकदीर की लकीर ही बदल गई। और इतना ही नहीं, आज महाराष्ट्र में भी कर्नाटक से लोग रहते हैं, क्या हमने उनके ऊपर भाषा की जबरदस्ती की है? उनकी जो जबरदस्ती चल रही है और अत्याचार चल रहे हैं, वो गलत है। और मामला तो अदालत में है। और इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि जब तक फैसला नहीं होता है उसको केंद्र शासित करो, और वहां केंद्रीय राखीव दल उनके रक्षा के लिए भेज दो। भाषा ही नहीं, मुंबई ने तो प्रांतवाद देखा है। हम करे तो प्रांतवाद, और करे तो प्रांतवाद नहीं। और हमने क्या प्रांतवाद किया है? वो भी प्रांतवाद है, लेकिन नहीं, हमने प्रांतवाद क्या किया है? कितने लोग सारे यहां रहते हैं, कितने लोगों ने शिकायत की? क्या हमने प्रांतवाद किया? 60 के दशक में कहते थे कि पूंगी बजाओ लुंगी भगाओ, और आज कहते हैं कि नहीं, सुनो, जो भी उत्तर भारत के लोग हैं, आप प्रांतवाद इसे नहीं मान रहे हैं। नहीं, एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक में गया हुजूर। गया है ना, तो फैसला होने दो। आप ठीक से समझो कि प्रांत के अनुसार, भाषा के अनुसार प्रांत की रचना हमने की नहीं। जो भी गुजराती बोलते हैं उनको गुजरात मिल गया, हिंदी बोलते हैं उनको उनका प्रांत मिल गया, तमिल बोलते हैं उनका प्रांत मिल गया, मराठी बोलते हैं उनका प्रांत मिल गया। अब ये जो गुनाह है, मैं कहता हूं अपराध है, वो अब वहां की सरकारों का है। अगर वो स्टेट छोड़कर, घर छोड़कर कोई दूसरी जगह जा रहा है तो वो सरकार के लिए बहुत ही एक शर्मनाक बात है। आपको पता है कितने मराठी बाहर हैं देश, महाराष्ट्र से? तो बराबर है, वो भी गलत है। 18.96% मराठी बाहर रहते हैं, लेकिन रोजगार पेट भरते हैं, गलत कर पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वो रास्ते पे झोपड़ी बांध कर रहते, रास्ते पे झोपड़ी बांध कर रहते। हो सकता है उससे भी बुरी जाके देखो, हो सकता है। आपके पास रिपोर्टर है, आपके पास कैमरा है, होगा तो जाके दिखाओ कि मराठी लोग बाहर जाके झोपड़ी बांधकर रह रहे। झोपड़ी बांधकर दूसरा व्यक्ति महाराष्ट्र में नहीं रह सकता है। सुनो, फिर आप बोलेंगे, एक बात सोच लो, आपको क्या कहना है? झोपड़ी बांधना आप उसका समर्थन करते हैं, तो फिर एनक्रोचमेंट का आरोप मेरे ऊपर मत लगाओ। हम एनक्रोचमेंट उसे कहते हैं जिस पर रिहाइश, 5 सितारा जीवन और पैसे की लूट होती है। वो तो मैंने नहीं की, लेकिन आप ही के राज्य में सबसे ज्यादा। मेरा राज्य है कहाँ? अब तक लाया कहाँ आपने? इसलिए तो मैं आपके सामने आया हूं। आप देखो, किसी और का गुना मेरे ऊपर मत थापो, मेरे ऊपर मत ला दो। आप एक लाइन पकड़कर चलो, ये गुनाह है तो जो हो रहा है वो भी गुनाह है।
कांग्रेस और बांग्लादेशी यहाँ रहते वो चलता है आपको? नहीं, चलना और नहीं चलना नहीं है, डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी का मतलब कोई भी कहीं भी जाए, बांग्लादेशी आकर यहाँ रहे, जो अपने लोगों का अधिकार है वो छीन ले, तो उसको स्वीकार करने की ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, ये मंजूर नहीं है। आप उस सरकार के साथ खड़े हैं जिस सरकार की फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश गई, जाने एक दो ना। लाइन जिक्र नहीं किया उन्होंने बांग्लादेशी। लेकिन मैं कर रहा हूं, तो फिर उस सरकार के साथ आप क्यों खड़े हैं? सरकार को बोलूंगा मैं। जितने सारे घुसपैठी हैं, घुसपैठ और यहाँ घुसपैठ करने के बाद जो कानून और सुव्यवस्था को बर्बाद कर रहे, खराब कर रहे, ऐसे लोग यहाँ नहीं रहने चाहिए। यह हमारी भूमिका है। आप एक लाइन खींचिए ना, आप उस सरकार के साथ रहेंगे जो आपके मुद्दे से हटकर काम कर रही है। बांग्लादेशी का मुद्दा आपने उठाया, पाकिस्तानी सीज फायर से लेकर जो भी हमले होते हैं आपने उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, मतलब आप उठाते रहे हैं। लेकिन एक बात, बहुत सालों के बाद हमारी अपनी सरकार आई है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है उसके पीछे। पहले दिन से मैं उसको विरोध करना शुरू करूं तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, उनकी भी कोई एक सोच हो सकती है, होगी, कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, तब तक हमारी बात चलती रहेगी, फिर उनके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी होगी, देखते हैं। मुख्यमंत्री वही होगा जिसकी ज्यादा सीटें होंगी, जीत के आएगा जो जनता तय करेगी। जनता के सामने कोई चेहरा पेश नहीं किया जाएगा? हो जाएगा। वो चेहरा शिवसेना का भी हो सकता है? शिवसेना का ही होगा। बीजेपी हवा में तलवार बांध रही है, जो कह रही है मेरा ये हमारे साथी है, तो तलवार तो उनके भी हाथों में होनी चाहिए। लड़ाई है, सबके हाथों में तलवार होनी चाहिए, लेकिन वो दुश्मनों पर चलेगी, हमारे बीच में नहीं चलेगी। वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों, इस विजन से हटकर पिछले 15 बरस की सरकार के दौरान आपको लगता है कि अब जनता के सामने आपको रखने चाहिए? जो हमने विजन में रखे हैं ये मुद्दे, जैसे आपने पूछा मुझे कि 15 साल में ये क्यों नहीं किया, तो भाई आप उनको पूछो, आपने क्यों नहीं किया। ये आज आपको सपना लग रहा है, यही तो दुख की बात है कि हम कुछ देना चाहते हैं और मेरे हाथ में तैयार है, तो भी आपको लगता है सपना है। आपको मतलब मैं जनरल बोल रहा हूं। तो मुद्दे तो यही रहेंगे कि उनकी नाकामयाबी और हम आपको क्या देना चाहते हैं, एक विजन। लोग बोलेंगे ठीक है, आप बोल रहे कि नालायक है, देख लिया हमने, आप बोल रहे, लेकिन हम तो भुगत रहे। जो इरिगेशन की बात है, 70,000 करोड़ का घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, सारे लोग तंग आ गए। वो बोलते कि ठीक है, लेकिन आप हमें क्या देंगे, तो मैं ये दूंगा। ये क्या बच गया, कौन बनेगा करोड़पति। घंटी बजी है, लेकिन हम उस दिल पे दोबारा आ जाते हैं। आपका दिल बार बार टूटा है, ये सही है। आपका राजनीति में दिल बार बार टूटा है, अपनों ने तोड़ा है, सही है। सही मतलब जो भी कुछ हुआ है सबके सामने हुआ है। नहीं, दिल तो ऐसी कोई बात नहीं रही कि दिल में छुपा कर चलूं। दिल टूटा है तो सबके सामने टूटा है। नहीं, टूटा है, हमें नहीं पता। ये तो चलता है, लेकिन बड़े दिल वाला हूं तो थोड़ी सी टूट यहां वहां होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपके साथ जो सियासत करते हुए शख्स बड़ा हुआ, राज ठाकरे का नाम हम ले रहे हैं, वो एक बार बेहतर होगा कि आप उनके साथ बात करो, क्योंकि अभी मेरे सामने महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र का विकास और महाराष्ट्र को मैं वचन देता हूं, एक बार हमें मौका दे दो, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जो दिल की बात आप कर रहे हैं, मैं दिलो जान से महाराष्ट्र को आगे लेके जाऊंगा। आपको अभिमान होगा, गर्व होगा कि अरे हाँ, ये मेरा महाराष्ट्र है, क्योंकि एक संस्कार की बात होती है। मैं आज भी महसूस करता हूं, जो बाला साहब की बात आपने की कि बाला साहब नहीं रहे, नहीं, मैं तो महसूस करता हूं उनका अस्तित्व, कि वो आसपास मेरे अगल बगल में है और मुझे उनको जवाब देना है। वो पूछेंगे मुझे, अरे तू कैसे किया है तू, तो वो उनको जवाब देना जो है वो संस्कार की बात है, और मैं हमेशा उनका अस्तित्व महसूस करता हूं। वो साथ में है और उन्हीं की प्रेरणा से मैं महाराष्ट्र को आगे लेके जाऊंगा। आपने कहा 20% राजकारण चलता है, बाकी 80% तो आपको सामाजिक कार्य ही करना। सामाजिक कार्य, इसलिए आपको एक बात की याद दिलाना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में शिवसेना एकमेव पॉलिटिकल पार्टी है जिसके नाम पर ब्लड डोनेशन का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। वर्ल्ड रिकॉर्ड शिवसेना ने किया है ब्लड डोनेशन का।
एकमेव पॉलिटिकल पार्टी है, मेरा चैलेंज है पूरे दुनिया में, क्योंकि वो सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो इसको समाज कार्य कहते हैं। अब आखिरी दौर में आए हैं हम लोग, कुछ सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार, अब बार बार बहुत कातर और बड़ी शिद्दत, दोनों शब्द हम बोल रहे हैं। कातरता का मतलब होता है कि आप मांग रहे हैं, और शिद्दत होती है हम चाहते हैं। इन दोनों स्थिति में आप बार बार इस पूरे दौर में कह रहे हैं, ये सत्ता मुझे दे दो, मैं दिखा दूंगा चीजें बदल जाएंगी। वो कौन सी स्थिति है जो पिछले 15 बरस में जो आप चाहते बदल सकते थे, नहीं बदल पाई? एक ही शब्द में बोलूं तो महाराष्ट्र की स्थिति। महाराष्ट्र की स्थिति आज भी, जैसे मैंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान मिला है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में पिछले 15 साल में कितनी इंडस्ट्री आई है, आप बता सकते हैं? क्यों काश्तकार आत्महत्या कर रहे हैं, आप बता सकते हैं? छात्रों तक स्कूल तक छात्र क्यों नहीं जा सकते? और बहुत सारी बातें, फिर मेरा भाषण ही हो जाएगा पूरा जो मैं करने जाने वाला हूं मीटिंग में। लेकिन आज तक जो महाराष्ट्र ने सपने देखे, वो सपने नहीं, वो सच्चाई में मैं बदल दूंगा। सपने नहीं, वो सच्चाई हो। बड़ा मुश्किल काम है ये, इसलिए क्योंकि जिले दर जिले MIDC सिक यूनिट बनाई गई, जमीन पे कब्जा किया गया, उसमें राजनेताओं की दखल सबसे ज्यादा रही। जिन इलाकों में किसानों के पास पानी नहीं, वहां पर जानबूझ के वैसी फसल की बात होने लगी, पानी कमतर होता चला जाए, किसान खुदकुशी की दिशा में बढ़ जाए। बैंकिंग प्रणाली आपके यहाँ फेल होती चली गई, साहूकारी व्यवस्था बढ़ती चली गई। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस स्थिति में शिवसेना और उद्धव ठाकरे के पास वाकई वो फोर्स है जिसके जरिए वो सिस्टम वही है, 2000 में भी वही सिस्टम था और 1995 में भी वही सिस्टम था, वही सिस्टम चला आ रहा था जिस समय मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे। और हमें तो याद है, हम तो महाराष्ट्र को बड़ी बारीकी से देख रहे थे किस तरीके से नारायण राणे झगड़ा करने लगे, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सारी चीजें झगड़े, सारी चीजें सामने हैं। क्या बदल गया ऐसा? अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये पूरा अनुभव लेकर हम आगे जा रहे हैं, पूरा अनुभव लेकर आगे जा रहे हैं। और चलो पल भर के लिए मान लो कि नहीं तो सत्ता हमारे हाथ में, तो यही चलते रहेगा। आपको मंजूर है जो बात आपने कही? नहीं, हमें मंजूर नहीं है। तो यही तो मैं कहता हूं, सपने सपने ना रह जाए, हम इसलिए बिल्कुल नहीं रहेंगे। लेकिन सपने सपने रह जाएंगे अगर हमारे ऊपर लोगों ने विश्वास नहीं किया तो। लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपने सहयोगी आपको लंगड़ी मारने के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता ऐसी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसलिए मैंने कहा ना कि मेरे पास तो योजना तैयार है। जो टेलीमेडिसिन की बात, मैंने डेमो दिखाया है। आने वाले कुछ दिनों में मैं मेलघाट में कैंप करने वाला हूं, मुंबई से। जो बात आपने कही चंद्रपुर रिमोट एरिया है, मैंने कैंप किया वहां पे। और इतना ही नहीं, वहां के स्कूल के बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को मैं मुंबई से ट्रेनिंग दूंगा और एग्जाम वो वही देंगे, उनको डिग्री मुंबई की मिलेगी, डिग्री पुणे की मिलेगी। एक आखिरी सवाल, क्या हम इस वक्त आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? चाहते हैं? तो इसके ऊपर मैं क्या उत्तर दूं? आपकी इच्छा। एक बात मैं बताता हूं आपको, मैं सपना देखने वालों में से नहीं हूं। मैंने पहले कहा, मैं मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री कुर्सी का सपना नहीं देखता, लेकिन कभी जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं हूं। सारे लोगों ने यह सोचा था कि ये इतनी बड़ी पार्टी शिवसेना का क्या होगा, मैंने जिम्मेदारी ले मेरे कंधों पर, तो जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं। मैं बाला साहब का बेटा हूं तो, लेकिन मैं सपना देखने वाला नहीं कि सपने वो कुर्सी के पीछे पागल जैसे दौड़ने वालों में से नहीं हूं मैं। लेकिन जिम्मेदारी से मैं भागूंगा नहीं। अगर जिम्मेदारी है तो महाराष्ट्र को मैं नंबर 1 करके दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कंधे जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, वोटर को तय करना है। चुनाव का ऐलान हो चुका है और आने वाले 30 दिनों में बहुत कुछ इस प्रदेश में होना है। सियासत भी खेले जाने वाली है, लेकिन इसी के साथ कि वाकई हम मुख्यमंत्री से ही बात कर रहे थे जो आने वाले वक्त में होने जा रहा है। आपके मुंह में घी शक्कर। आपल्याला सर्वांना धन्यवाद देतो। आणि खरंच मैंने जो कुछ बात कही वो दिल से की, और इसमें आप सारे लोगों का सहयोग, शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहिए। ये मेरे अकेले का काम नहीं, आप सब साथ में मिलकर हम महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत